चारू, you should have played basketball. पता है क्या, I met चारू. इतनी लंबी कैसे है स्क्रीन पे दिखती दिखती. There is a Harry Potter Pixar film Netflix पे, which is totally AI generated. आगे जाके समय आएगा कि एआई से ही स्ट्रीम हो जाएगी, अभी फिर हमारी जरूरत नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी ये दुनिया. कितनी भी कोशिश कर ले. ये तीसरा एपिसोड है और हम अभी भी वही बकैती करने पर आ चुके हैं, होता है. पता है, you want to start off this episode? एक्सट्रीम नॉस्टैल्जिया की बात करने वाले हैं हम कि ह्यूमंस अगर देखे या पूरी मैनकाइंड के ही संदर्भ में देख ले नॉस्टैल्जिया, तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. Only if I had you as my professor, Patrick. I swear. तुम्हें एडमिशन फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा या मुझे वहाँ पे नौकरी दिलवा दो. तो इस टॉपिक पे सबसे पहला एक जो डायमेंशन है कि हम सबने हिस्ट्री को स्कूल में कैसे परसीव किया है. यार मुझे अच्छी लगती थी हिस्ट्री स्कूल में, मतलब नॉट जैसे ही शुरू करवाई थी. बहुत लेट रियलाइज हुआ है मुझे कि ओके जो मैं पढ़ रही हूँ ये अच्छी चीज़ें हैं. इंटरेस्टिंगली इनफ पता है कि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू फेज थ्रू माई हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक. 10th क्लास की किताबों में दे यूज्ड टू बी एक फेज की पोइम थी, खून के धब्बों के साथ में लिखी हुई थी. वी रिमेन स्ट्रेंजर्स इवन आफ्टर सो मेनी मीटिंग्स, ब्लड स्टेन्स रिमेन इवन आफ्टर सो मेनी रेन्स. तो आई रिमेंबर आई सर्च अप फॉर द गाय एंड फिर बहुत बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा था बाद में. बट अच्छी किताबें थी, बट लेटर रियलाइज हुआ कि ये जो कंटेंट दिया है ये अच्छा है. कंटेंट दिया, देखा ये एक तो ये कितना हिस्ट्री ने कंटेंट तो दिया है. देखिए सिलेबस को आज हम कंटेंट कह रहे हैं, क्या क्या समाना आता है. सही बात है. हाँ, फैज कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं. मेरी जहाँ तक हिस्ट्री के साथ इंट्रोडक्शन की बात है स्कूल में, तो हिस्ट्री वाज ऑलवेज टॉट अलोंगसाइड सिविक्स. तो मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं रहती थी. प्लस हिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स. इवेंट्स तो ठीक है, इवेंट्स की स्टोरीज तुम अपने दिमाग में बना लेते हो, बट डेट्स रिकॉल वैल्यू ज़ीरो अभी भी. एजुकेशन सिस्टम के को ब्लेम करने को कह दो, बट वो थोड़ा डिस्टेंस रहा है मेरा हिस्ट्री इन स्कूल. मेरे साथ भी इतिहास में यही था कि अभी भी मैं वो याद रखने वाली चीज़ें ना, मतलब इस साल में ये हुआ था या वो सारी स्पेसिफिक चीज़ें मेरे से याद नहीं रहती, पर मुझे फिर भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे स्टोरीज याद रह जाती है. तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस कहानी सुनो, याद रखो और ख़त्म. तो मैं तो खुश हो गया था कि ये सही जा रहा है. और ये ना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि जब वो टाइम आता है कि आपको फाइनली उस लेवल की एग्ज़ाम अटेम्प्ट करनी है जहाँ चीज़ें याद करनी पड़ेगी तब आपको रियलिटी चेक मिलता है कि ये तो ऐसा नहीं था जो आप सोच रहे थे अब तक होता आया था. वही कटआउट सिलेबस होता है, चाहे कोई भी बोर्ड से आप हो. बैटल ऑफ पानीपत तो पढ़ाना ही है, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो पता ही होना चाहिए. तो ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस या रेलेवेंस तुम्हें क्या लगता है? ऐसा लगता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक छोटी से छोटी स्ट्रीम के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके बिना हम ये सोच ही नहीं सकते कि आज हम कहाँ हैं और आगे कहाँ जाएंगे. अगर हम हिस्ट्री का वो जो रूट्स है वो हटा दे तो सारी चीज़ें सेंस बनना बंद हो जाएगी. तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि हमें एक एक पर्सपेक्टिव पता चलता है कि जब तक किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें हैं, फिर कोई एक इंसान आता है जो कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ सोचता है. एट द सेम टाइम कोई होता है जो बिल्कुल बकवास कर रहा होता है, पर उस वक्त माना गया होता है कि ये सही है. और यही कहानियाँ आपको बताती है कि आप अगर आज एक सेंटेंस बोल पाते हो तो किसी ने पीछे सोचा है, इसके पीछे कि ये क्यों है, कैसे है. तो अगर हिस्ट्री रिपीट्स itself, then that means कि are we not learning from history? Are we making the same mistakes, same नहीं, वैसा नहीं है. judgments? हाँ, ये फेस वैल्यू पर ऐसा दिख सकता है, बट जैसे कोई ना कोई चीज़ आप देखो, हिस्ट्री हमें रियलिटी से ज़्यादा कनेक्ट करवाती है और बार बार याद कराती है. तो इसलिए वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. हम सारे उस नॉलेज इन्फॉर्मेशन के साथ आज जहाँ है वहाँ है, तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वरना वो कॉन्शियसनेस की स्ट्रीम ही टूट जाएगी. वाला एक पॉइंट है कि अ मैन कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस. मानो ना मानो वाली बात वो आ जाती है ना, व्हेन क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री एग्जैक्टली क्लियर नहीं है. एंड ये चीज़ हम आज की डेट पे भी देखें कल्चरल रिलेवेंस में
इतनी ज़्यादा है। इफ़ वी टॉक अबाउट दी स्टोरीज़ होगी हमारे पास, जो कल्चरल स्टोरीज़ जो हमारे पास सुनाई जाती हैं दादी नानी से, कि हीर रांझा की कहानी आती है, एंड हीर रांझा वाज अ स्टोरी जो सब लोगों ने अपनी अपनी बोली है, सबने अपने अपने वर्जन्स लिए हैं, बट इफ़ यू टेल अ नॉर्मल मैन तो उसके दिमाग में वारिस शाह आएगा सबसे पहले कि ओके हीर रांझा तो वारिस शाह, बिकॉज हिज वर्जन इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्जन ऑफ इट। दैट्स ट्रू, बिकॉज हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है या सुनी है इज somebody's वर्जन ऑफ द स्टोरी, राइट? Yeah. वी हैव नॉट लिव्ड दैट स्टोरी। लॉजिकल रीजनिंग का जो चैप्टर आता है फिलोसफी में, वो ये कहता है कि हम प्रमाण मांगते हैं बाद में कि प्रूफ क्या है। वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और उसके बाद कुछ परोक्ष होते हैं कि जिसमें एक आप देख के परख के चेक करके मान सकते हो, दूसरा आपको कुछ कुछ फैक्ट्स के आधार पर कहीं ना कहीं जाके अटक कर मानना पड़ेगा कि ऐसा हुआ होगा। तो एक देकार्त करके फिलोसोफर थे, उन्होंने भी ये किया था, जो आंखों देखी मूवी में जिस कॉन्सेप्ट पे बात हुई है। पॉइंट दैट आउट, हाँ वो बहुत, अभी मैं परसों दोबारा देख रही थी, आई लव दैट फिल्म, और कितना रेलेवेंट भी था, और कितना सही से रजत कपूर हैज पोर्ट्रेड ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग कि अपना सच ढूंढ, दूसरों के सच पे यकीन क्यों करता है? इट्स सो ट्रू, एंड आई रिलेट टू संजय मिश्रा एक्टर थे ना उसमें, तो उनके साथ आई रिलेटेड कि जो मैंने नहीं देखा मैं कैसे मान लूँ। उसमें फिर हमें ये सीखना आता है ना कि उनकी भाषा क्या थी उसमें, ऐसा होगा, उनका नहीं मानना इनकार नहीं है, ये बहुत अच्छा जोन है। उनका कहना है आज रविवार है, अब इसे परख नहीं सकते आप, तो उनका मानना है कि होगा। Okay, this was my recommendation of the day. यस, आंखों देखी पर तो जितनी बातें हो सकती है बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। मैं ऐसा एक हाइपोथेसिस है मेरा कि नॉन एंशियस बीइंग शायद रहे होंगे ह्यूमंस में, पर हम उसे इसलिए पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो एक्सटेंट हो गए। हम अपनी एंग्जाइटीज की वजह से जिंदा है, हमें कुछ ना कुछ है ड्राइविंग फोर्स जो ये कर रहा है, जो लोगों के साथ जोड़ रहा है। अगर हम हर जगह से नॉन एंशियस हो गए तो वो कहीं पर कनेक्टेड नहीं होंगे, और एक पॉइंट के बाद वो समाज के बीच में भी नहीं होंगे। Aditi कह रही है it's interesting how we end up coming to philosophy. It's because we have है a ना? professor. हम कैसे सब कुछ इतिहास में डिस्कवर कर रहे हैं। जो भी किताबें उस वक्त के किसी ऑथर ने लिखी थी, हमारे जो भी रोमांटिक्स हो गए, शार्लेट ब्रॉन्टे या जेन ऑस्टन की बातें कर लें, उनकी सारी किताबों से यू कैन सी अ थीम ऑफ द टाइम। उस वक्त के लोग कैसे थे, कैसे बातें करते थे, क्या उनकी सोशल प्रॉब्लम्स रहती थी। शादी करना वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइफ। शुरुआत से जहाँ से लिटरेचर है, हर जगह से प्रेम की बातें भी है, प्रेम कहानियां भी है, कि इतने सारे लोगों ने प्रेम को जी लिया है। हम अब आगे बढ़ते और इस एंग्जाइटी से आगे बढ़ जाते ताकि अब ब्रेकअप का हमें दुख ना हो। हम सब वही कहानी फिर से जीते हैं ना। बिकॉज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, लव इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो किसी को भी समझ आएगी, नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम और तुम क्या एज के हो, व्हाट रिलीजन यू फॉलो, एवरीबडी एक्सपीरियंसेस लव, और हम बीइंग ह्यूमंस वी क्रेव फॉर दैट बिलोंगिंग। एंड नॉट इवन इफ बिलोंगिंग, पीपल वांट अ ट्रेजेडी, कि मजनू ने कपड़े फाड़ लिए, मेरे को भी ऐसा प्यार हो जाए कि कुछ ऐसा, आई विल आल्सो डू समथिंग वायलेंट एंड लव, कि ऐसा प्यार हो जाए। इसलिए देखा वायलेंस और लव कितने साथ साथ में ही जा रहे हैं हम जब भी बात कर रहे हैं। I remember reading it somewhere. A love so violent that it is tender. आई थिंक ये अगले कुछ 100 सालों में भी यही रहने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। Aditi, do you honestly think अगले 100 साल जाएंगे हमारे? चारों ने तो कुछ नया ही बोल दिया कि क्या हम रहेंगे 100 साल तक। तो उसका तो स्केप्टिसिज्म ही अलग है कि इतिहास तो ठीक है, करोगे क्या अगर आके जिंदा नहीं रहे। And this topic as well, कि हम छोड़ के क्या जाएंगे। Whenever you read about something या किसी author के बारे में पढ़ रहे हो, you'd be सबको ऐसा मन करता है ना कि अब इनकी चलो लेट्स रीड द हिस्ट्री अबाउट इट, कि अच्छा इन्होंने ये कविता लिखी थी। आई समहाउ आल्सो वांट टू बी, स्पेशली फॉर द राइटर्स, कि मैं भी कुछ ऐसा लिख के जाऊं कि someday one girl in her hostel will have the frames up on her wall पीछे को admiring my work. ये भी बड़ा पैराडॉक्स आ जाता है कि जो ये सोच के काम करता है शायद उसका काम उस लेवल तक पहुंचता नहीं है, और जिसने ये कुछ नहीं सोचा और जो बस अपनी एंग्जाइटी से ड्रिवन है और वो और कुछ कर नहीं सकते, उस हेल्पलेसनेस में यही आर्ट क्रिएट किया। कैफी आज़मी ने अपनी एक गज़ल लिखी थी जिसका कुछ शेर ऐसा था, इतना तो किसी के जीवन में खलल पड़े, हंसने से हो सुकून ना रोने से कल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के गर्म अश्क, कोई और इतना हंसे तो कलेजा निकल पड़े। और ये 11 साल के बच्चे ने लिखा है
और उसका अब हम समझने की कोशिश करें तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं अपने आंसुओं को जिस तरह पी के भी वो मुस्कुराहट रख रहा हूँ चेहरे पे, कोई और ये करे तो उसका कलेजा निकल पड़े। मतलब दूसरों में वो कैपेसिटी भी नहीं होगी इतना झेलने की, अगर वो ये करने गए तो उनके सिस्टम ऐसे डिसफंक्शन हो जाएगी। कैसे लिखा होगा, किसी ने क्या कनेक्ट हुआ होगा, मतलब कौन से दर्द झेले होगे, नहीं झेले, पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। I don't know where this is coming from, but कभी तुम किसी की लव स्टोरी देखते हो, then you picture yourself in that love story. And जब war की बात होती है, you are interested in it because you are glad कि you're not part of it. And I'm talking about us. हम तीनों की life जैसी चल रही है, the privilege that we have. ये थॉट बहुत मस्त है अदिति, मतलब आपने जहाँ से भी सोचा ये शायद वही वो पहला स्टेप है, पता है, ट्रेजेडी की तरफ जाने का, कि एक बार वो प्रेम में नाकाम हो, फिर उसे युद्ध करवा लो, फिर उसे ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवा लो। Everything is fair in love and war. तो फाइनली फिल्मों पर आते हैं कि ऐसी कौन सी पहली फिल्म थी जो आपको याद है, जो वैसे वो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में आपने देखी और आपको लगा हाँ, ये मतलब एक अलग एरा की फिल्म है, जो बचपन से हम देखते हैं पर पहली बार क्लिक होता है कि अच्छा ये हिस्ट्री वाली फिल्म है। मुझे तो ऐसे जोधा अकबर की स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। मैं वही, हाँ, जोधा अकबर एक थे, और अभी रिसेंट में पद्मावत भी काफ़ी सही लगी थी मुझे। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो आई थिंक JNR की बात की थी ना चारू तुमने, JNR वो वाला पीरियड, ट्यूडर्स में देखती थी, इट वाज अ सीरीज, हेनरी हाँ। VIII पे था वो, शेक्सपियर के कोई भी लिटरेचर उठा के उस पर कुछ भी बना हो, ऑल ऑफ दोज, लाइक वहाँ से कनेक्ट मेरा हिस्ट्री एंड फिल्म्स का वहाँ से शुरू हुआ था। मुझे इसमें अभी याद है मैंने कौन सी डकोटा जॉनसन की कौन सी आई थी, परसुएशन, हाँ वो किसकी है? जेन ऑस्टन। हाँ तो उसकी थी परसुएशन, हाँ। तो देखा इतिहास में ये होता है, मैं नाम भूल जाता हूँ पर मेरे को कहानियाँ याद रहती हैं। That's good, that's good. पर हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, अगर मैं फिल्मों की बात करूँ ना तो कियारा नाइटली, उसकी फिल्मोग्राफी देखनी चाहिए। आई थिंक मैं अगेन फिल्म का नाम तो मैं भूल चुका हूँ, पर उसकी एक फिल्म है जहाँ फ्रॉइड और यूंग का जो कन्फ्लिक्ट था, कार्ल यूंग ऐसा ही इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉइड का पहले स्टूडेंट था, फॉलोअर था, और उसके बाद वो उसके अगेंस्ट हो गया। Which movie is this? वही ना, मुझे नाम याद नहीं। Recommendations दे रहे हैं पता है। तो मैं आपको ऐसे मतलब इसे भी ना बॉटम अप थियरी कहा जाता है, कि आपको 4 फैक्ट्स दिए जाते हैं और उसमें स्पेसिफिक होते होते आप एक एंड पर पहुंचोगे। दिस इज द बॉटम अप स्टाइल ऑफ गिविंग रिकमेंडेशन, कि कियारा नाइटली की फिल्म है, फ्रॉइड और यूंग उसमें है, उस पर्सपेक्टिव पे है कि यूंग की एक पेशेंट थी, उसे कैसे उसके साथ उसके रिश्ते रहे, और फ्रॉइड का उस पे क्या मानना था, ये सब। डेंजरस मेथड की बात कर यस, अ डेंजरस मेथड, यस यस यस। साइकोलॉजी वाले बच्चों को एकेडमिकली फ्रॉइड नहीं पढ़ा रहे हैं, बट फ्रॉइड लिटरेचर में पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज फ्रॉइड को एज ए लिटरेचर का ही ऑथर मान लिया गया, एंड फिलोसफी नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि नहीं, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो सबसे गलत है, क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत ही फ्रॉइड से होती है। फ्रॉइड नहीं है तो साइकोलॉजी नहीं है, ऐसा आप मान लो। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि आप फ्रॉइड के साथ हो या अगेंस्ट हो, उसके बाहर कुछ नहीं है। मतलब फ्रॉइड ने जो ज़मीन हमें बनाकर दी है, आप उसी पे रहकर काम कर सकते हो, कि आप उसमें मानो या ना मानने पे आपको डिसरिगार्ड किसे करना है, फ्रॉइड के थॉट्स को। आप नया थॉट भी देने जाओगे तो ये बोलोगे कि मैं इसे डिसरिगार्ड करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो फ्रॉइड की जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थी, साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव, इट इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ से लोगों ने स्वीकार किया कि साइकोलॉजी नाम की कुछ चीज़ है जो रेलेवेंट है हम सबके लिए, सबने माना। तो फ्रॉइड के बिना कुछ नहीं है। फ्रॉइड के बिना कुछ नहीं, प्रिंट इट ऑन अ टी-शर्ट, आई वुड पे फॉर इट। फ्रॉइड के बिना कुछ नहीं। हैशटैग डाल दो, हाँ, कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं डाल दो कमेंट्स में हैशटैग फ्रॉइड के बिना कुछ नहीं। and I can vision अभी पथिक, raise your hands if you're with Freud. चलो, रेज योर हैंड इफ यू आर विद फ्रॉइड। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अलग कॉन्वर्सेशन होगी। आप उसके सपोर्ट में हो तो भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा खुद को कि क्यों हो। आप अगेंस्ट हो तो आपको रैशनल लाना पड़ेगा कि क्यों आप उसके अगेंस्ट हो। तो उस कॉन्वर्सेशन में हम नहीं जा सकते। तो वो एक पर हाँ, हम कियारा नाइटली की बात करें, उसकी इतिहास से कितनी सारी चीज़ें, मतलब फिल्में हैं जो उसने करी। एक वो है, फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस है, अटोनमेंट है, फिर वो कौन सी थी जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ थी, जिसने कंप्यूटर की इमिटेशन गेम। इमिटेशन गेम, यस।
उसने कॉलेट भी करी है ना शायद से। हाँ, उसकी ये फ़िल्म, इसका तो रिकमेंडेशन ले लेना चाहिए, कॉलेट। वो बहुत अच्छी फ़िल्म है और वो एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जिसके बारे में सबको ऐसे वो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तो बहुत सुंदर फ़िल्म। I watched this movie Come and See. It was such a beautiful movie. एक मुझे लगता है everyone should watch it. जो if I think about history की movies मेरे दिमाग में Midnight in Paris ही याद आती है. And the conflict हर एक generation कर रही है face with कि okay पिछली वाली generation was better, अभी वाला it's not that good. अभी हम यहाँ पे बैठ करके सोच रहे हैं 1920s वाला Paris was the best. इसमें भी देखा हम जब फ़िल्मों की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें भी 2 ही जॉनर निकल के, एक प्रेम कहानियाँ और दूसरी वॉर फ़िल्म्स, युद्ध है। आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। ठीक है। बट बुक्स का जिसको अगर तुम्हें मुझे रेकमेंड करनी हो, रेकमेंड मी अ बुक जो एक इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री की अगर बात करें तो उनके लिए क्या बेस्ट रहेगी? I would recommend Punjab: A Story Through Fault Lines. Very, very fine work. And I don't think if history as a historical fiction genre में अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रही है कि मैंने ऐसे कोई किताब पढ़ी है. As in specifically अगर हम ये हिस्ट्री की किताबें उठाएं, वो ही आ रही हैं मेरे दिमाग में. Silk Roads and The One You'll Find books बुक स्टोर के सामने तरफ को रखी हुई. मैंने एक आधी किताब पढ़ी थी, अनफॉर्चुनेटली वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया, मतलब नॉट दैट कि मैं बोर हो गया था, बट वही किसी रीज़न से मुझे वो किताब वापस देनी पड़ी थी। तो मैं मनो पिल्लाई का इंटरव्यू कर रहा था, तो उसके लिए मुझे उनकी किताब पढ़नी थी, रेबेल सुल्तान्स, जो उनकी जब किताब आई थी तो उस वक्त उसकी एक कॉपी मुझे मिली थी, उस पर इंटरव्यू करना था। वो एक अकेला एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर मैंने स्पेसिफिक ये पढ़ा हो, पर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझ पर ये हुआ, मतलब इवन दो मैंने उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट मुझे ये पता चला कि एकेडमिकली भी आप कुछ लिखना चाहो, यानी आप पूरी रिसर्च करके जा रहे हो और आपके पास मतलब फैक्ट्स के बेस पर लिखा हुआ लेखन है, पर उस राइटिंग के साथ भी आप एक अच्छे लेखक बन सकते हो, पॉपुलर हो सकते हो, लोग फिर भी आपको पढ़ेंगे। अच्छी रिसर्च के रिस्पेक्ट पॉपुलैरिटी के साथ होती है, ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ था। और अभी भी मेरे दिमाग में ये है कि मैं थोड़ा सा वक्त लेकर बैठूंगा और कम से कम मनो पिल्लाई के जहाँ से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इतिहास की किताब पढ़ने के, तो उनकी एक पहले मैं Pillai is very fine when it comes to writing. I think it's a skill if you know how to academically present कोई भी चीज़ सामने की तरफ को. Yeah, Aditi, आप बताओ, what are your recommendations? कोई भी विक्टोरियन एरा की किताब उठा लो, एनीथिंग दैट हैज बीन रिटन बाय शेक्सपियर इज ऑफ इम्पोर्टेंस इन लिटरेचर। इसमें मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। दूरदर्शन पर एक सीरीज थी, चेखव की दुनिया। एंटन चेखव की जो कहानियाँ है उसे हिंदी में बनाई है, उसका पूरा प्रोडक्शन, उसका सब कुछ मतलब मॉडर्नाइज तरीके से, और उन कहानियों पर एक सीरीज़ थी। सीरीज़ मतलब वही शायद बहुत कम एपिसोड्स है, पर वो हफ्ते में एक बार ऐसे आता था। तो चेखव की दुनिया करके एक ये है, हिंदी में बना हुआ, और आपको बहुत पसंद आएगा जब देखोगे। तो चेखव की भी कहानी के बारे में पता चलेगा कि उनकी राइटिंग स्टाइल कितनी ऐसे है कि पहले नज़र में पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो रहा है, और फिर आप सोचने बैठोगे तो आपको सारे लेयर्स दिखते जाएंगे, और वो उसी तरह से बनाई गई सीरीज़ है। तो इतना अच्छा लगता है कि हिंदी में उस वक्त भी अच्छा काम होता था। इट्स जस्ट वही कि ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल उतनी इजीली नहीं होती, हम जानते नहीं उस पर, तो हम वापस नहीं जाते। मैंने अभी रिसेंटली वो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी देखी थी, तो वो भी अपने अपने एक हिसाब से हिस्ट्री को ही एड्रेस कर रही है। तो हाँ, ऐसे फिल्में चल तो रही है थोड़े थोड़े समय से। ओपेनहाइमर जब आई थी तो हाँ, ऑफ कोर्स वो भी हिस्ट्री के ही एक बड़े हिस्से को। ओपेनहाइमर से याद आया, देयर इज दिस एनिमे, इट्स कॉल्ड द विंड राइजेस। उसमें भी देयर इज अ स्टोरी अबाउट दिस यंग बॉय हु इज फैसिनेटेड विद एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट, और वो यही सपना देखता है कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और मुझे एयरक्राफ्ट्स बनाने हैं, एंड वो बन भी जाता है। एंड देन आई डोंट नो, देयर इज दिस beautiful juxtaposition between Oppenheimer and The Wind Rises के main leads in terms of the morality of it all, कि उनके decisions और उनकी morality पे कितना impact आता है। तो that is one more, and it's also historic reference के ऊपर है वो सारी पूरी picture, तो that is another history based anime that you can watch, and I would love to recommend that as well. And try to look for the parallels between Oppenheimer and The Wind Rises, and बताना comments में अगर तुम्हें लगता है कि I'm on the right track या you did not find any parallels. हमने साहित्य की बात कर ली, सिनेमा की बात कर ली,
बीच में कहीं पे पोइट्री की भी एग्जांपल आ गए, चारों का फैज़ के साथ इंट्रोडक्शन इतिहास के थ्रू हुआ है। तो यही चीज़ है कि हम जितने अलग-अलग सब्जेक्ट्स को देखें, उन सब का इतिहास है। तो मेरे ख़्याल से ये कहना कि हिस्ट्री इज़ पार्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा बड़ा वाक्य ये हो जाएगा कि सारा ही कुछ इतिहास का पार्ट है। एग्री। तो उसी बात पर हम आज की ये सारी चर्चा को रोक सकते हैं। पर वही, सच में रोकना क्या रोकना होगा, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो चलती रहेगी उस टाइम के। तो यहीं पर आज की बातचीत यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन भी लोगों ने ये बातचीत को सुनी होगी शायद उन्हें भी कुछ मज़ा आया होगा और वो वापस हमारी बात सुनने के लिए आगे के एपिसोड में फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे।